लास्ट क्लास में जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स। मैं जब आप लोगों को लास्ट क्लास में जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा रहा था तो हमने जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशंस पढ़ना चालू की थी। हमने जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या पढ़ना चालू की थी? डेफिनेशंस पढ़ना चालू की थी। और मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क करने। पहले तो मुझे बताइए, होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें कोई डाउट या क्वेरी है? नो सर। नो सर। ठीक है। तो बेटा अगर होमवर्क में दिए गए क्वेश्चंस में कोई भी डाउट या क्वेरी आपकी नहीं है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में जो डेफिनेशन पार्ट है, लास्ट क्लास में जो डेफिनेशन पार्ट है वो हमने डिस्कस करना चालू किया था। तब उसी पार्ट के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसी पार्ट के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी डेफिनेशंस हैं जीसीए की वो आप लोग ओपन कर लीजिए ताकि हम लोग स्टार्ट कर पाए। कुछ कुछ डेफिनेशंस थी जो कल मैंने आपको पढ़ा दी थी। जो डेफिनेशंस पढ़ा दी थी ठीक है, जो नहीं पढ़ाई थी वो आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कल की क्लास में अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल डॉक्यूमेंट का मतलब बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बोला था डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी मैटर जो रिटन है किसी भी सब्सटेंस पे, चाहे लेटर्स के थ्रू, चाहे फिगर्स के थ्रू, चाहे मार्क्स के थ्रू। उसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको फाइनेंशियल ईयर का बताया था और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ईयर का बताया था। सिर्फ इतनी बात हुई थी। अच्छा, अब बेटा एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम के लिए रहती है, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 22 में गुड फेथ। सर गुड फेथ का क्या मतलब होता है? सोचिए गुड फेथ वर्ड कितने सारे लॉज में अलग अलग बार यूज हुआ है। सोचो ये गुड फेथ, आज आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ते हो या आप कंपनीज एक्ट भी पढ़ते हो या आप कोई दूसरा एक्ट भी पढ़ते हो तो वहां पे भी गुड फेथ का मतलब आता है। सर गुड फेथ का मतलब होता है कोई भी काम जो ऑनेस्टली किया गया हो। समझना इस चीज को। अगर आप मेरे से पूछोगे गुड फेथ का क्या मतलब है, तो बेटा गुड फेथ का मतलब होता है, बेटा गुड फेथ का मतलब होता है कोई भी काम जो ऑनेस्टली किया गया हो। तो आज अगर मैंने कोई भी काम ऑनेस्टली किया है तो मतलब मैंने वो काम गुड फेथ से किया है। मतलब मेरा कोई रॉन्ग इंटेंशन उस काम में करने का नहीं था, किसी के साथ फ्रॉड करने का इंटेंशन मेरा नहीं था, कोई भी मेलिशियस, मेलिशियस मतलब बुरा इरादा मेरा नहीं था। सर एक होता है केयरलेसनेस से कोई मैंने काम करा, तो लॉ बोला केयरलेसनेस से अगर काम करा है लेकिन ऑनेस्टली करा है तो भी हम गुड फेथ ही मानेंगे। बोले केयरलेस होना, केयरलेस होना डिसऑनेस्टी की पहचान नहीं है। केयरलेस होना, नेग्लिजेंट होना, केयरलेस होना डिसऑनेस्टी नहीं होती, नेग्लिजेंट होना डिसऑनेस्टी नहीं होती। तो आज एक क्वेश्चन बोले कि एक बंदे ने काम, क्वेश्चन बोले कि एक बंदे ने काम ऑनेस्टली किया है, क्वेश्चन बोले कि एक बंदे ने काम ऑनेस्टली किया, बोले हालांकि नेग्लिजेंटली किया है लेकिन ऑनेस्टली किया है, तो बताओ गुड फेथ है कि नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ गुड फेथ है। गुड फेथ का क्या मतलब है? कोई भी काम ऑनेस्टली करना, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। नेग्लिजेंटली का मतलब है केयरलेसनेस। बोले केयरलेसनेस है तो बढ़िया, केयरलेसनेस नहीं है तो बढ़िया। बोले आज केयरलेसनेस हो नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बोले ऑनेस्टी होना जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूं केयरलेसनेस हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? 1 मिनट देना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, मेरे को बस 1 मिनट दे दीजिए।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यही बोल रहा था बच्चों कि आज अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गुड फेथ का क्या मतलब है, तो आपको सिंपल सा मतलब ये बोलना है कि गुड फेथ का मतलब है कि हमने कोई काम ऑनेस्टली किया है। देखो गुड फेथ की मेन थीम क्या है, कोई भी मैलिशियस माने बुरा, या कोई भी फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन अगर आपका नहीं है, आपका किसी को भी धोखा देने का इंटेंशन नहीं है, आपका किसी को भी डिसीव करने का इंटेंशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि आपने काम गुड फेथ से किया है। लॉ बोला केयरलेसनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ बोला केयरलेसनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुड फेथ के अंदर, गुड फेथ के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है, गुड फेथ के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऑनेस्टली काम होना जरूरी है। तो आज अगर मैंने कोई भी एक्ट ऑनेस्टली की, वेदर नेग्लिजेंटली और नॉट, इट विल बी ट्रीटेड टू हैव बीन डन इन गुड फेथ। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यस और नो। यस सर। अब यहां तक सबको क्लियर है? पहले तो एक बार डेफिनेशन रीड कर लो। A thing shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly, अगर वो ऑनेस्टली की गई है, whether it is done negligently or not, चाहे वो नेग्लिजेंटली की गई हो चाहे नहीं की गई हो। ठीक है, अब इसमें देखना बेटा, इसमें बेटा एक रेफरेंस केस हुआ हुआ है, आप लिखना मत रेफरेंस केस, या चलो मैं काम करता हूं सीधे ही शीट में ही लिखता हुआ चलता हूं, जिससे आप लोग साथ के साथ लिख पाओ। ठीक है, मैं सीधे बेटा बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। इसमें एक रेफरेंस केस हुआ हुआ है जो आपको डेफिनेटली कॉपी के अंदर लिखना पड़ेगा। हालांकि पेपर में आने के चांसेस कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, कल की क्लास अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो मुझे एक बात बताना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर जीसी अप्लाई होगा क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जीसी अप्लाई होगा क्या? नो सर। अग्रीड करते हो? अग्रीड करते हो? अब एक बात बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये जो वर्ड है, कौन सा वर्ड? गुड फेथ, कई बार यूज हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ? बताओ। यस सर। कई बार यूज हुआ हुआ है। यस सर। अब क्या ये वाली गुड फेथ की डेफिनेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉलो करी जा सकती है क्या? नो सर। नहीं करी जा सकती। अग्री करोगे कि नहीं करोगे बताओ? तो बेटा एक रेफरेंस केस हुआ मॉन्ग, अंग पू, एक रेफरेंस केस हुआ बेटा मॉन्ग अंग पू। रेफरेंस केस की स्पेलिंग गलत मत लिखना, पहले ही बोल रहा हूं, MAUNG पू वर्सेस मॉन्ग सी मॉन्ग। ठीक है, एक रेफरेंस केस हुआ मॉन्ग अंग पू वर्सेस मॉन्ग सी मॉन्ग। इस केस में यही रूलिंग आई कि ये जो गुड फेथ की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में गिवन है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में तो अप्लाई होगी नहीं। तब क्वेश्चन आया कि अगर ये वाली डेफिनेशन गुड फेथ की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अप्लाई नहीं होगी, तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में गुड फेथ का क्या मतलब माने थे? तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ का मतलब होता है कि काम ड्यू केयर से करना। ये इस केस में बताया गया कि अगर आप कोई काम कैसे कर रहे हो, ड्यू केयर मतलब सावधानी से कर रहे हो, केयरफुली कर रहे हो। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा अगर नेग्लिजेंसी हुई तो वो अगेंस्ट गुड फेथ है, जीसीए में नेग्लिजेंसी हुई तो वो अगेंस्ट गुड फेथ नहीं है। समझना, ये बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है। जीसीए के अंदर नेग्लिजेंसी हो रही है तो वो अगेंस्ट गुड फेथ नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर नेग्लिजेंसी हुई तो अगेंस्ट गुड फेथ है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है गुड फेथ मींस एक तो काम ऑनेस्टली करना, वही नॉर्मल बात, गुड इंटेंशन से करना, प्लस उसका मतलब होता है काम ड्यू केयर से करना और उतनी अटेंशन या सावधानी से करना जितनी अटेंशन या सावधानी से
एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला बंदा काम करेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्ट ऑफ नेग्लिजेंसी विल बी ट्रीटेड एज अगेंस्ट गुड फेथ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपने नेग्लिजेंसी करी है तो ये माना जाएगा कि गुड फेथ प्रेजेंट नहीं है, काम गुड फेथ से नहीं हुआ। मतलब जीसीए के अकॉर्डिंग नेग्लिजेंसी गुड फेथ के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन मोंग आंग पुंग वर्सेस मोंग सी पुंग वाले रेफरेंस केस में गवर्नमेंट बोली कि अगर, गवर्नमेंट तो क्या कोर्ट बोली, अगर आपने काम केयरलेसली किया है, नेग्लिजेंटली किया है, तो वो अगेंस्ट गुड फेथ माना जाएगा और ये मान के चला जाएगा कि आपने गुड फेथ में काम नहीं किया है। ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक ये मेजर डिफरेंस है, इसीलिए ये रेफरेंस केस में बता देता हूं। तो आज मैं एक चीज बताता हूं, सपोज करो आपने गुड्स परचेज किया, मान लो किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया गुड्स परचेज करने का, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हो, लेकिन आपने केयरलेसली काम किया, प्रॉपर इंक्वायरीज नहीं की, तो ये मान के चला जाएगा कि आपने गुड फेथ से काम नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑनेस्टली गए थे मार्केट में माल खरीदने या बेचने, डजंट मैटर। इफ यू आर डीलिंग केयरलेसली, इफ यू आर नॉट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरीज, यू विल बी डीम्ड एज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये रेफरेंस केस क्या बोला, सबसे पहले तो रेफरेंस केस बोला डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ, definition of good faith as given in Indian contract, as given in General Clauses Act 1897 Excuse me, sir. shall not apply to Indian Contract Act 1872. In Indian Contract Act 1872, good faith means an honest act, एक honest act जो की जाए, done with due care and attention as observed by men of ordinary prudence, as done by men of ordinary prudence। आगे लिखूंगा thus where any act is done negligently, it will not be deemed to be done in good faith, उसे गुड फेथ में हुआ माना नहीं जाएगा। It will not be deemed to be done in good faith under Indian Contract Act 1872। बेटा एक ये मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखना। आज नॉर्मली अगर आपको काम नेग्लिजेंटली कर रहे हो पर ऑनेस्टली कर रहे हो तो वो गुड फेथ में हुआ माना जाता है। नॉर्मली अगर आप कोई काम ऑनेस्टली कर रहे हो, बिना नेग्लिजेंसी के कर रहे हो, तो वो गुड फेथ में हुआ माना जाता है, चाहे नेग्लिजेंसी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपने काम ड्यू केयर से किया है, प्रॉपर अटेंशन से किया है और ऑनेस्टली किया है, तो ही गुड फेथ में मानेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कोई काम नेग्लिजेंटली हुआ है तो उसे गुड फेथ में हुआ माना नहीं जाएगा। तो बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम के अंदर जब गुड फेथ का क्वेश्चन आए बाय चांस, तो मोंग, बेटा ये जो रेफरेंस केस मैंने आपको बताया, कौन सा रेफरेंस केस मैंने आपको बताया जो हमने कॉपी के अंदर भी लिख लिया है पूरा, मोंग आंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग का रेफरेंस केस आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। तो ये जो रेफरेंस केस है मोंग आंग पू वर्सेस मोंग
सी, मॉन्ग, ये रेफरेंस केस आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इस वाले रेफरेंस केस के लिए यू विल हैव टू रेफर नोट्स। नोट्स में ये रेफरेंस केस मैं आपको अच्छे से लिखवा चुका हूं। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट की गुड फेथ के कोई कॉन्सेप्ट में क्वेरी हो तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। पक्का? पक्का बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर क्वेरी नहीं थी एक्चुअली, लक्ष्य वेटिंग रूम में है तो उसको इन ले लीजिए प्लीज। सर वेटिंग रूम ऑन ही नहीं है, कैसे वेटिंग रूम में होगा आप मुझे बताओ। उसका कॉल आ रहा था सर। नहीं बेटा, वेटिंग रूम ऑन ही नहीं है। ठीक है मैं बोल देता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट का आ गया और एक कॉन्सेप्ट गुड फेथ का आ गया। यहां तक सबको क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए। अच्छा, अब एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा एग्जाम के लिए आती है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा एग्जाम के लिए आती है, वो आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सर कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? तो इन्होंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक तो लैंड आएगा, एक लैंड से निकलने वाले बेनिफिट्स, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। सर लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, सबको पता है। कोई ये बताएगा इसका क्या मतलब है, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड? बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, कोई बताएगा इसका मतलब? बताओ मेरे को, बोलो गीतांश। सर ट्रीज वगैरह जो उससे जॉइंट है। बेटा ट्रीज वगैरह अलग कैटेगरी में। बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड का क्या मतलब हुआ? सर मिनरल्स आते हैं जो लैंड से। यस, वेरी गुड। मिनरल्स एंड ऑयल रिजर्व्स, मिनरल्स एंड ऑयल रिजर्व्स। बेटा एक बात बताओ, मिनरल्स एंड ऑयल रिजर्व जब तक अंडर द लैंड है, जमीन में दफने हुए हैं, तब तक तो वो इमूवेबल ही है ना। बोलो अग्रीड करोगे नहीं अग्रीड करोगे? आज आप इतने सारे मिनरल्स हैं, स्टोन्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं जिनकी माइनिंग करके या एक्सट्रैक्शन करके लैंड में से निकाल लेते हो, तो बिफोर माइनिंग या बिफोर एक्सट्रैक्शन तो वो इमूवेबल ही है। तो बोले इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक तो आएगा लैंड, एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और तीसरा थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। अब इसके अंदर आप बोल दो ट्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप बोल दो ट्रीज, क्रॉप्स, बोले थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, या परमानेंटली फास्टन, फास्टन मतलब अटैच्ड, परमानेंटली अटैच्ड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, मतलब कोई चीज अर्थ से परमानेंटली जुड़ी हुई है, और जो चीज अर्थ से प्रॉपर्ली जुड़ी हुई है उससे अगर कोई चीज परमानेंटली अटैच्ड है तो वो भी मूवेबल हो गई। जैसे एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड में हो गई मान लो बिल्डिंग, एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ में हो गई मान लो बिल्डिंग। अब मान लो बिल्डिंग से हमने अटैच कर दी कुछ बोर्ड्स, होर्डिंग्स बोल दो, कुछ होर्डिंग्स अटैच कर दिए। ये होर्डिंग्स अटैच कर दिए हमने मान लो परमानेंटली, तो बोले ये होर्डिंग्स भी अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये बोल रहा है, देखो फर्स्ट पॉइंट तो बोला लैंड, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट बोला बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट बोला थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, ठीक है भाई। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है जो चीज जमीन से जुड़ी है उससे परमानेंटली जुड़ी हुई चीज, परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ। बोले जो चीज अर्थ से जुड़ी है उससे अगर कोई चीज परमानेंटली जुड़ी है तो उसे भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। तो आप ये समझ लो इमूवेबल प्रॉपर्टी में चार चीजें आएंगी, लैंड आएगा, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड आएगा, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ आएगा, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ आएगा। बताओ बेटा ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। ऐसे क्लियर। ठीक है, तो ये एक और डेफिनेशन हो गई हमारी, ये एक और डेफिनेशन हो गई हमारी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पहले कराऊंगा सारी लेके। गुड फेथ की डेफिनेशन हो गई, डॉक्यूमेंट की। उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ऑफेंस की।
बेटा ऑफेंस का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा काम करना जो पनिशेबल अंडर लॉ है, कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन विच इज पनिशेबल अंडर लॉ इज कॉल्ड एन ऑफेंस। बेटा आप लोग रेड लाइट भी तोड़ते हो, तो मुझे बताओ रेड लाइट तोड़ने के लिए पनिशमेंट मिलता है या नहीं मिलता? मुझे बताइए। आज तो पनिशमेंट मिलता है क्या? बोलिए स्टूडेंट्स। तो बेटा वो भी एक ऑफेंस है। कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन which is punishable under law, omission मतलब not to do something, like not stopping at a red light, तो कोई भी एक्ट या ओमिशन जो लॉ के अंदर पनिशेबल किया गया है वो ऑफेंस है। तो ऑफेंस शैल मीन कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन जो पनिशेबल बाय एनी लॉ है वो एक ऑफेंस है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बेटा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहती है वो रहती है राइटिंग की, वो रहती है राइटिंग की। बेटा कब किसी चीज को राइटिंग में मानेंगे, कब किसी चीज को राइटिंग में मानेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। बेटा आज अपन नहीं पढ़ते लॉ में कई बार ऐसा बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट राइटिंग में होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट राइटिंग में होना चाहिए। पढ़ते नहीं पढ़ते मुझे बताओ? यस सर। बोलो भाई। हम लोग कई बार लॉ के अंदर पढ़ते हैं कि ये चीज राइटिंग में होनी चाहिए, वो चीज राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब बेटा यहाँ इन्होंने डिफाइन कर दिया कि राइटिंग का मतलब क्या है। तो इन्होंने बोला राइटिंग में एक तो प्रिंटिंग आएगी। बेटा बुक्स प्रिंटेड ही होती हैं, मैंने आपको जो बुक्स दी है वो प्रिंटेड ही है, बताओ है कि नहीं है? यस सर। तो बोले राइटिंग में एक तो प्रिंटिंग आएगी, एक लिथोग्राफी आएगी, LITHOGRAPHY। लिथोग्राफी क्या होती है? राइटिंग ऑन पत्थर पे तेल से लिखे वो। राइटिंग ऑन स्टोन और मेटल्स। मेटल्स के ऊपर जब लिखा जाता है या स्टोन पे जब लिखा जाता है तो उसे लिथोग्राफी बोलते हैं। अब बेटा स्टोन और मेटल्स पे लिखने का ट्रेंड आज के टाइम पे तो है नहीं, ये तो बहुत लाइक 400 ईयर 500 ईयर्स बैक की बातें हो रही है, बट वो चीजें भी लिथोग्राफी, वो चीजें भी राइटिंग का पार्ट है। फोटोग्राफी, सोचो इन्होंने फोटोग्राफी को भी राइटिंग माना है। आज अगर हम कोई फोटोग्राफ अटैच करते हैं अपनी बुक्स में तो वो भी राइटिंग का पार्ट है। या ये बोल रहा है कोई भी अदर मोड आप यूज करो, जैसे अदर मोड में बेटा डिजिटल मोड ही आ गया। अभी यहाँ डिजिटल मोड लिखा हुआ है क्या? बताओ, नहीं लिखा हुआ ना। तो बोले कोई भी दूसरा वो छोड़ो, आप हैंड रिटन कुछ भी हो वो भी अदर मोड में आ गया। हैंड रिटन है वो भी अदर मोड में आ गया। मेन वो बोल रहा है चाहे प्रिंटिंग हो, चाहे लिथोग्राफी हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे कोई भी अदर मोड हो, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? रिप्रेजेंट अगर हम कर रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम वर्ड्स विजिबल फॉर्म में, मतलब हम शब्दों को इस तरह दिखा रहे हैं कि वो विजिबल रहे, लोगों को नजर आए। जब हम वर्ड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि इट रिमेन्स विजिबल टू अदर, तो वो राइटिंग में। अब किसी को वर्ड्स विजिबल कराने के लिए आप प्रिंट कर रहे हो, चाहे आप लिथोग्राफी कर रहे हो, चाहे आप फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे आप अदर मोड यूज कर रहे हो, लॉ बोला हमें मतलब नहीं है। लॉ बोला प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी या अदर मोड्स के माध्यम से अगर वर्ड्स को विजिबल फॉर्म में रिप्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको राइटिंग में बोला जाएगा। तो लॉ क्या बोला? एक्सप्रेशंस referring to writing shall be construed as including references to printing, lithography, photography and other modes of representing or representing words in a visible form। बताइए बच्चों ये पॉइंट आया नहीं आया? अरे बोलिए। यस सर। अब बच्चों ये तीन वर्ड्स हैं, सिमिलर हैं और तीनों का वर्ड सेम है, मीनिंग सेम है। दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन लॉ। दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन लॉ। बेटा एक बात बताओ, आपने टीवी के ऊपर शपथ ग्रहण देखा है? शपथ ग्रहण होता है यस सर। मिनिस्टर्स का, Yes, sir. प्राइम मिनिस्टर्स का, Yes, sir. MLAs का, MPs का शपथ ग्रहण देखा है? यस सर। कैसे होता है शपथ ग्रहण? प्रेसिडेंट बोलता है प्रेसिडेंट उसको ओथ दिलाता है। ग्रहण देखो, एक 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 छोटी सी उसकी झलक देखते हैं ताकि आप कहो कि हाँ सर हमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई है जो चीज आपने समझाई है उसमें, ठीक है। एक तो नेट इतना धीरे धीरे चलता है कभी कभी।
कोई भी किसी की भी एक स्वेरिंग इन सेरेमनी देखते हैं, कोई की भी किसी की भी एक स्वेरिंग इन सेरेमनी देखते हैं। दिख रहा है ना मेरा बोर्ड सबको बेटा? मैंने YouTube इस पे एक बार चलाया है, ठीक है। किसी की भी अगर मेरे को स्वेरिंग इन सेरेमनी मिलती है तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होती है। हल्का सा अपन देखें, देखिए ये रही मोदी जी की आ गई हमारे, ठीक है। ये बड़ा सा एक वीडियो है 2 घंटे 3 घंटे का, पता नहीं कब चालू करेंगे। directly communicate or reveal to any person or अब ये persons ओथ any ले रही है matter आंटी, which सुनना shall आप। be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. अब देखो ये अगला बंदा आएगा, अगला बंदा आएगा ओथ लेने, देखना ध्यान से एक बार, स्वेरिंग इन सेरेमनी है ये पूरी। नेक्स्ट पे ध्यान देना एक बार, नेक्स्ट इवेंट क्या होता है इसमें। अब नेक्स्ट बंदे की आएगी, ये हमारे राष्ट्रपति साहब थे रामनाथ कोविंद जी, जो स्वेरिंग करा रहे थे, आपने ध्यान दिया। अब अगला बंदा आ रहा है स्वेरिंग करने, अमित शाह साहब भी बैठे हैं, देखिए क्या आपने बेटा? यस Yes, sir. मैं थावरचंद गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा आपने लैंग्वेज सुनी? मैं भारत की प्रभुता और एक बार फिर सुनो, एक बार रखूंगा। मैं एक बार फिर सुनना ये बंदा कैसे बोल रहा है। स्टार्टिंग कैसे हुई है इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है अगर आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना है। जो आज की क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना है, तो स्टार्टिंग सुनना सिर्फ। मैं थावरचंद गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं धावरचंद गहलोत, मैं धावरचंद गहलोत सच्ची श्रद्धा ईश्वर की शपथ लेता हूं। सुना क्या आपने ये चीज? Yes, sir. सर इसे बोलते हैं स्वेरिंग इन लेना, शपथ ग्रहण करना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्वेरिंग इन करना, शपथ ग्रहण करना। समझ में आ रही है ये चीज? Yes, sir. सर ये लिखा हुआ है वर्ड स्वेरिंग, शपथ ग्रहण करना, शपथ ग्रहण करना। बेटा शपथ ग्रहण करना इज नॉट अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट, दिस इज नथिंग बट अ मेयर फॉर्मेलिटी। आज वो क्या बोलता है कि मैं फलाना फलाना, जो भी उस बंदे का नाम था, बोले शपथ खा रहा हूं कि मैं भारत को ऐसे रखूंगा वैसे रखूंगा। सर ये नेता लोग ही तो पूरे भारत को बर्बाद किए हुए हैं, तो कायदे से तो इनको जेल हो जानी चाहिए, पर नहीं होती है ना बेटा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है एफिडेविट का। आज अगर आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं कि ट्रू है, किसी ने मेरे से पूछा यार अभिषेक सर कल आप रात को 9 बजे कहां पर थे, तो मैंने कहा यार कल रात को 9 बजे मैं अपने घर पे था। किसी ने पूछा अच्छा आपका घर कहाँ है, मैंने कहा श्याम नगर में है। तो अब मैं ये पेपर पे लिख के दूंगा कि मैं अभिषेक लोहिया पुत्र सोमेन सो का अपने पूरे होशो आवास में कसम खाता हूं ईश्वर को साक्षी मानते हुए कि मैं रात को 9 बजे अपने घर पे था, जो कि श्याम नगर में है। जब मैं पीस ऑफ पेपर पे ये बात लिखूंगा और इसको साइन कर दूंगा तो ऐसा बोलेंगे कि अभिषेक सर ने एक एफिडेविट बनाई है। एफिडेविट होती है बेटा शपथनामा। शपथनामा, शपथनामा अलग है, शपथ ग्रहण करना अलग है। तो अभी हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं एफिडेविट का। अब तुम सोचो, तुमने कंपनीज एक्ट ही पढ़ा है, कंपनीज एक्ट में कई जगह वर्ड एफिडेविट या डिक्लेरेशन यूज होता है। तो चाहे आप एफिडेविट की बात करो, चाहे आप डिक्लेरेशन की बात करो, और एक वर्ड होता है ओथ की बात करो, ठीक है। ये तीनों के अंदर ही शपथ ग्रहण करना नहीं आता। ओथ कहां पे होती है? कोर्ट्स में, व्हेन यू आर गोइंग एज अ विटनेस, कि मैं सीता को गीता को साक्षी मान के बोलता हूं कि मैं झूठ
मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। सुना है आपने क्या? दैट इज ओथ। तो बेटा एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, रियल कॉन्सेप्ट अगर आप मेरे से इसका पूछो, अंडर ओथ, अंडर डिक्लेरेशन, अंडर एफिडेविट यू कैन नॉट लाई, आप झूठ नहीं बोल सकते। और अगर पता चलता है कि आपने एफिडेविट में झूठ बोला, या आपने डिक्लेरेशन में झूठ बोला, या आपने किस में झूठ बोला, ओथ में झूठ बोला, देन यू विल बी लायबल फॉर लीगल एक्शन। फिर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तीनों सेम वर्ड है, एफिडेविट, ओथ, स्वेर, एफिडेविट, सोट, डिक्लेरेशन। अल्टीमेटली तीनों का मतलब क्या है? तीनों का मतलब है कोई चीज एक्सेप्ट करना, किसी चीज को कबूल करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ये बोलना कि मैं ये मानता हूं कि ये चीज सच है, मेरे को जितना पता है ये ट्रू है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं हुई है। जब आप इस तरह का एक स्टेटमेंट देते हो तो हम बोलते हैं कि या तो आपने एफिडेविट दिया है, या आपने डिक्लेरेशन दिया है, या आपने ओथ दिया है। समझ में आ रहा है? अब ये तीन इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, तीनों पेपर में आ सकते हैं, कोई भी पेपर में आ सकता है। तीनों की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन तीनों के अंदर ही स्वेरिंग इन, स्वेरिंग इन, स्वेरिंग इन का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना नहीं आता है। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। Affidavit shall include affirmation. Affirmation means to accept. Declaration means to accept. कोई चीज accept करना. Affidavit shall include affirmation and declaration. In the case of persons, कोई भी बंदा affirmation declaration दे रहा है जिन्हें बाय लॉ अलाउड है ये देना। बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। और बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर कौन लोग होते हैं? जिनमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो। बेटा एफिडेविट वही लोग दे सकते हैं जिनमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है। आज एक माइनर है, माइनर एफिडेविट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता बेटा माइनर एफिडेविट? बिकॉज ही डज नॉट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। तो ये बोल रहा है एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्संस जिनको बाय लॉ अलाउड है देना। बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। लेकिन इसमें क्या नहीं आता बेटा? स्वेरिंग नहीं आती। तो लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। स्वेरिंग इसमें नहीं आती। याद रखोगे क्या बेटा? बोलिए भाई, कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी है क्या? चलिए बेटा एक वर्ड तो हुआ एफिडेविट। अब देखिएगा अगले वर्ड पे चलूंगा। ये जो सिमिलर सिमिलर नेचर के वर्ड है ये मैं आपको पहले कराऊंगा। अब देखो ओथ। ओथ दिख रहा है क्या बेटा? यस सर। अब देखना सिमिलर टू एफिडेविट है ये। सब प्रैक्टिकली इनमें सिर्फ इतना फर्क होता है, एफिडेविट रिटन होती है, ओथ ओरल होती है। ये क्या होती है बेटा? ओरल होती है। और एफिडेविट क्या होती है बेटा? रिटन। लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ओथ शैल इंक्लूड, देखो डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है, वही अफर्मेशन या डिक्लेरेशन। इन द केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर और डिक्लेयर। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है कि नहीं है बताओ? यस सर। इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। स्वेरिंग मतलब शपथ ग्रहण करना। अभी भी लिखा था मैंने, शपथ ग्रहण करना ओथ का पार्ट नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक और डेफिनेशन हो गई। अब देखो एक डेफिनेशन और एकदम, स्वेर। मिल गई क्या बेटा स्वेर की डेफिनेशन? बेटा ये स्वेरिंग नहीं है, स्वेर है। स्वेर इज सिमिलर टू ओथ और एफिडेविट। स्वेरिंग इज शपथ ग्रहण करना। शपथ ग्रहण करना इज अगेन नॉट पार्ट ऑफ स्वेर। स्वेर विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन। ग्रामेटिकल वेरिएशन हो सकते हैं कि आपने स्वेर का प्रेजेंट टेंस लिख दिया, पास्ट टेंस लिख दिया, फ्यूचर टेंस लिख दिया। एंड कॉग्नेट। कॉग्नेट एक्सप्रेशन मतलब सिमिलर वर्ड्स। स्वेर जैसे कोई सिमिलर वर्ड हो। बोले चाहे स्वेर का कोई ग्रामेटिकल वेरिएशन हो, चाहे स्वेर जैसा ही कोई सिमिलर वर्ड हो। स्वेर का मतलब भी क्या है? शैल इंक्लूड वही सेम पार्ट, अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग इन द केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। स्वेरिंग इसमें भी नहीं होगी। तो बेटा आज ये तीन वर्ड्स दे रखे हैं बुक्स के अंदर, तीनों सिमिलर है, एक एफिडेविट, एक ओथ और एक स्वेर। तीनों का मतलब क्या है? अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग इन द केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। इतनी सी लाइन आपको हर जगह लर्न करनी है। अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing, instead of swearing, instead of swearing। याद रख पाओगे क्या बेटा ये तीन वर्ड्स? यस सर। कोई डाउट या क्वेरी यहां तक? चलिए अब बेटा
बिगनिंग से पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने सारी करा दी। अब बेटा इनके अलावा पेपर में अगर कोई डेफिनेशन आती है तो वो लक है, अब आपका आ सकती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मना करूंगा, आएंगी कि नहीं आएंगी, डेफिनेटली आ सकती हैं, बट इंपॉर्टेंट वाली मैंने आपको करा दी। एक वर्ड यूज हुआ है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कोई सिंगल एक्ट करना या मल्टीपल एक्ट्स करना जो अल्टीमेटली करना ऑफेंस है, रॉन्ग है, मतलब कोई भी गलत काम करना एक्ट है। एक्ट का मतलब एसीटी एक्ट का मतलब कोई भी गलत काम करना, कोई भी सिविल रॉन्ग करना, कोई भी ऑफेंस करना, और जरूरी नहीं एक सिंगल एक्ट हो, इट कैन बी ग्रुप ऑफ एक्ट, इट कैन बी सीरीज ऑफ एक्ट। कुल मिला के कोई भी इलीगल या गलत काम आपने किया है तो वो एक्ट है। एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। शैल इंक्लूड, बोले जब एक्ट वर्ड यूज होता है ऑफेंस या सिविल रॉन्ग के लिए तो एक्ट का मतलब क्या है? शैल इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स या वर्ड्स, कोई भी सीरीज मतलब ग्रुप ऑफ एक्ट्स या वर्ड्स which refer to acts done extend also to illegal omission। illegal omission, omission का मतलब होता है not to do something। बेटा एक बात बताओ, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करने होते हैं कि नहीं करने होते? Yes, sir. अब मान लो एक कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल नहीं किए, करने थे पर नहीं किए, तो वो भी एक्ट है, वो एक ओमिशन है। तो बोले इलीगल ओमिशन भी एक्ट का पार्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक्ट हो गया। सेंट्रल एक्ट क्या होते हैं बेटा? बेटा सेंट्रल एक्ट कौन से हैं? सर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो डोमिनियन लेजिस्लेचर था, डोमिनियन लेजिस्लेचर मतलब ब्रिटिश लेजिस्लेचर, तो जो डोमिनियन लेजिस्लेचर था उसने जो एक्ट बनाया वो सेंट्रल एक्ट है। और सेंट्रल एक्ट के अंदर बेटा ऑब्वियसली बात है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो आएंगे ही आएंगे। तो भैया सेंट्रल एक्ट कौन से हैं? एक तो जो हमारे देश के पार्लियामेंट ने बनाए। बेटा जो हमारे देश के पार्लियामेंट ने बनाए, जो हमारे देश के किसने बनाए बेटा? पार्लियामेंट ने बनाए, वो तो सेंट्रल एक्ट है, ऑब्वियस सी बात है। पर बोल रहा है इंडिपेंडेंस से पहले डोमिनियन लेजिस्लेचर ने अगर कोई एक्ट बनाए या गवर्नर जनरल ने बताया। एक बात बताओ, मैंने आपको क्लास में कई बार बोला है इंडिपेंडेंस से पहले प्रेसिडेंट जैसी सिमिलर पोस्ट किसकी थी? गवर्नर जनरल। तो देखो सेंट्रल एक्ट में कौन से आएंगे? एक तो वो एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाए, जो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया वो तो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बोले जो डोमिनियन लेजिस्लेचर ने या गवर्नर जनरल ने एक्ट बनाए थे उनको भी सेंट्रल एक्ट माना जाएगा। तो सेंट्रल एक्ट में एक तो आएगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो हम कंसिडर करते हैं ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के है। तो सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल इंक्लूड क्या? अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बिफोर सच कमेंसमेंट यानी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें दो एक्ट और आ जाएंगे। एक तो जो डोमिनियन लेजिस्लेचर ने एक्ट बनाया वो, और एक जो गवर्नर जनरल ने बनाया वो। तो बोल रहा है सेंट्रल एक्ट शैल मीन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल इंक्लूड an act of dominion, dominion माने ब्रिटिश, dominion legislature और Indian legislature passed before commencement of constitution, an act made before such commencement, before such commencement यानी before commencement of constitution by the governor general and council। बताइए स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो। Yes, sir. ये एक्ट हो गया, ये एफिडेविट हो गया, ये सेंट्रल एक्ट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन का हम चार्ट बना लेंगे, ब्रैकेट में लिख के छोड़ देते हैं रेफर्ड चार्ट्स, एंड में बना देंगे, पहले बाकी डेफिनेशंस खत्म कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कमेंसमेंट। सर कमेंसमेंट का क्या मतलब है? जिस दिन कोई भी एक्ट या रेगुलेशन लागू होगा, लॉ के लागू होने की डेट, जिस दिन कोई भी नियम एवं कानून लागू हुआ है, इफेक्टिव डेट होती है ये। तो कमेंसमेंट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन एक्ट और रेगुलेशन शैल मीन द डे ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स। कम्स इनटू फोर्स यानी जिस दिन वो लागू हुआ, ये वो डे है जिस दिन एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स। तो इजी सी डेफिनेशन हो गई कमेंसमेंट की, डॉक्यूमेंट की हमने कर ही ली। नेक्स्ट वर्ड आता है एनेक्टमेंट।
बेटा एनेक्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमारे देश में बने हुए हैं। उसके अलावा बेटा इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बंगाल कोड, मद्रास कोड, बॉम्बे कोड करके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे, वो भी एनेक्टमेंट का पार्ट है। तो एनेक्टमेंट शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब रूल रेगुलेशन, एंड एनी रेगुलेशन ऑफ द बंगाल कोड, मद्रास कोड या बॉम्बे कोड या किसी भी लॉ में लिखे हुए प्रोविजंस, एंड शैल आल्सो इंक्लूड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट, जो भी है। तो एनेक्टमेंट में रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो रेगुलेशंस बंगाल, मद्रास या बॉम्बे कोड ने बनाए वो भी आ रहे हैं, या जो प्रोविजंस एक्ट्स में लिखे हुए होते हैं हमारे देश के वो भी आ रहे हैं। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया एनेक्टमेंट का मतलब? नेक्स्ट, मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशंस बता दी हैं, लेकिन अब पेपर में पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं सारी बता रहा हूं एक बार। अब बेटा एक वर्ड है गवर्नमेंट। आपसे कोई बोले गवर्नमेंट, तो बोले गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सर कहीं पे भी वर्ड अगर गवर्नमेंट लिखा है तो गवर्नमेंट में तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आएगी ना। एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? जो सिक्योरिटीज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल मीन द सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें एक पार्ट है जिसकी आज की तारीख में कोई रेलेवेंस तो नहीं, पर सुन लेना। सर इंडिपेंडेंस से पहले आपको पता है पूरा इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में था? अरे पता है कि नहीं पता? पूरा इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में था। Yes, sir. पूरा इंडिया था क्या? पूरा इंडिया था क्या? ऐसा नहीं था नहीं सर। सर। एक्चुअली कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजाओं के राज में ही छोड़ दिए थे कि बोले राजा ही संभालें, राजा ही संभालेंगे, बोले हमें नहीं मतलब। बेटा उन स्टेट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी, मैं सोचा था आपको यूट्यूब पे दिखाऊं पर रहने दो, ऐसे ही लिख दूंगा मैं कहीं। बेटा आप लोगों के पास जगह बच रही है क्या लिखने की? कहीं नहीं। पार्ट बी स्टेट कहीं लिखोगे क्या बेटा? पार्ट बी स्टेट? यस सर, पेज के लास्ट में जगह है नीचे। या ऐसी एक दो एग्जांपल लिख लो, ज्यादा मत लिखो, ऐसी एक दो एग्जांपल लिख लो। टोटल 8 स्टेट्स थे। इसमें मेन स्टेट्स अगर आप मेरे से पूछोगे तो एक पटियाला था, एक मैसूर था, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर था, हैदराबाद था। 8 स्टेट थे, ये पार्ट बी स्टेट्स थे बेटा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, ये जो पार्ट बी स्टेट्स है वो राजाओं के राज में छोड़ दिए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली कि इन स्टेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, राजा संभालेंगे इन स्टेट्स को। तो इंडिपेंडेंस से पहले ये रूल था कि जो भी सिक्योरिटीज बाकी कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट्स इशू करेंगी वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आएंगी, लेकिन जो सिक्योरिटीज पार्ट बी स्टेट्स इशू करेंगे, जैसे पटियाला ने इशू करी या मैसूर ने इशू करी या जम्मू एंड कश्मीर ने इशू करी या हैदराबाद ने इशू करी, बोले इन्हें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट बोली कि ये स्टेट हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। पर ये बेटा इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आज के टाइम पे कोई रेलेवेंस नहीं है। सर आज के टाइम पे तो आपको पता है हैदराबाद इन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ अ सेपरेट स्टेट। पहले हैदराबाद अपने आप में एक स्टेट था, अब हैदराबाद एक सिटी है जो एक दूसरे स्टेट का पार्ट है। तो बेटा इंडिपेंडेंस के पोस्ट तो चाहे पटियाला हो, चाहे मैसूर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हैदराबाद हो, सब हमारी इंडियन गवर्नमेंट के नीचे है। ये जो बात हो रही है इंडिपेंडेंस से पहले की हो रही है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की हो रही है, याद रखना। तो देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शेल नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट। लेकिन ये बात हो रही है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो बट इन एनी एक्ट और रेगुलेशन मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, government securities shall not include securities of the government of any part B state. Part B state क्या थे? कहाँ लिखो यार? Controlled by
किंग्स, ये राजाओं द्वारा कंट्रोल्ड स्टेट्स थे, कंट्रोल्ड बाय किंग्स। इनकी वर्किंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? यस सर। नेक्स्ट आता है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब बोले जो इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है। जीसीए ने डिफाइन ही नहीं किया, जीसीए ने बोला इंडियन पीनल कोड में जो डिफाइंड है वो है मतलब। तो बोले इम्प्रिजनमेंट शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब दो तरह की इम्प्रिजनमेंट होती है, एक सिंपल और एक रिगोरस। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में आपको सिंपली जेल में डाल देते हैं, और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में किसमें बेटा? रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में आपसे काम कराया जाता है। तो दो तरह की इम्प्रिजनमेंट होती है, सिंपल और रिगोरस। नॉर्मली बेटा जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, जैसे मर्डर कर देना, थेफ्ट कर लेना, ठीक है, किसी को इंजरी कर देना, तो बेटा ये जो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट है, उन लोगों को जब जेल में डाला जाता है तो जेल में ऐसे नहीं बोलते, आपने कभी सुना पुरानी मूवीज में बोलते थे चक्की पिसवाएंगे तुमसे जेल में, सुना नहीं सुना आपने कॉन्सेप्ट? यस सर। तो बेटा वो चक्की जेल में पिसवाना इज बेसिकली रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। तो ये बोल रहा है इम्प्रिजनमेंट के अंदर ईदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट आएगी, यानी सिंपल भी आएगी और रिगोरस भी आएगी। और ये जो सिंपल या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट आएगी, ये जो सिंपल या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट आएगी, ये कहां डिफाइंड होगी? बोले इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड होगी। तो बोले इम्प्रिजनमेंट शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड। बोले इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन की जो डिफाइंड है इंडियन पीनल कोड में। और बेटा ये मत सोचना कि पेपर में ये एक एक लाइन की डेफिनेशंस आ नहीं सकती, सब कुछ आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। देखो प्रायोरिटाइज कैसे करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट करा दिया, जो मैंने इंपॉर्टेंट करा दिया वो तो आप लर्न कर लो, जो मैंने इंपॉर्टेंट करा दिया वो तो आप लर्न कर लो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं कराया है वो आप एक बार रीड कर लो। ये आप पर है कि भाई आप उसको आप कितने अच्छे से लर्न करते हो। यहां तक क्लियर है क्या स्टूडेंट? जल्दी से बोलिए। यस सर। Yes, sir. पक्का? आगे Yes, चल sir. सकता हूं क्या? आगे चल सकता हूं क्या? बोलो। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा इंडियन लॉ का। बेटा इंडियन लॉ का कॉन्सेप्ट मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा इंडियन लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो ये दोनों हम साथ में पढ़ लेंगे। आगे आ जाओ। मंथ। बेटा मंथ मतलब ब्रिटिश कैलेंडर के मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मंथ शैल मीन अ मंथ रेकन मतलब काउंटेड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर, जैन फेब मार्च अप्रैल। मूवेबल प्रॉपर्टी, बोले जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है, यही डेफिनेशन है लॉ में। मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें टेंजिबल भी आएगी और इंटेंजिबल भी आएगी, बस इतना ध्यान रखना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, कहीं आप पेपर में लिख के नहीं आए। बेटा एक वर्ड है ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिशियल गजेट शैल मीन द गजेट ऑफ इंडिया। गजेट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, और ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है। पर्सन, बोले पर्सन के अंदर कंपनी भी आएगी, एओपी बीवाई भी आएंगे, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड। सर रजिस्टर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंडियन लॉ में आपने रजिस्टर करा रखा है एज पर अ लीगल प्रोसेस। तो रजिस्टर्ड यूज विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट, मतलब जो रजिस्टर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ यूज हो तो अब इसका मतलब है कि इंडिया में रजिस्टर्ड। shall mean registered in India किसी भी कानून के तहत under the law for timing in force for registration of documents। एक वर्ड है बेटा रेगुलेशन। सर रेगुलेशन का मतलब होता है कोई भी रूल रेगुलेशन जो प्रेसिडेंट ने बनाया है आर्टिकल 240 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में या आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंडिपेंडेंस से पहले हमारे यहाँ पे एक्ट बने थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1870, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950। उसके तहत जो भी रूल रेगुलेशन बने, मतलब देखो रेगुलेशन में
रेगुलेशन में एक तो वो रूल्स आ गए जो प्रेसिडेंट ने बनाए हैं आर्टिकल 240 में, या प्रेसिडेंट ने बनाया है आर्टिकल 243 में। ये तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो गई। एक मिनट देना बच्चों। ये तो बच्चों इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो गई। अब अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो बोले कोई भी रेगुलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1870 में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब आपको ये ईयर लर्न करने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो डेफिनेटली आएगी, मैं तो कह भी नहीं रहा बहुत डेप्थ में लर्न करो, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। Regulation shall mean a regulation made by President under Article 240 of Constitution and shall include a regulation made by President under Article 243 thereof. And regulation made by Central Government under Government of India Act 1870, Government of India Act 1915, Government of India Act 1935. यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रूल्स। बेटा रूल्स का मतलब होता है, रूल्स का मतलब होता है किसी भी इनएक्टमेंट में जो हमें पावर मिली है उसके तहत बनाए गए रूल। रूल शैल मीन अ रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फर्ड अंडर एनी इनएक्टमेंट। बेटा रूल्स बनाते हैं किसी भी लॉ के तहत जो हमें पावर मिली है उसके थ्रू। जैसे कंपनीज एक्ट में एमसीए ने रूल्स बनाए हैं, तो रूल शैल मीन अ रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर गिवन बाय एनी इनएक्टमेंट। शेड्यूल, शेड्यूल बेटा एक्ट या रेगुलेशन का पार्ट होते हैं। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। कोई शेड्यूल की यहाँ डेफिनेशन नहीं है। बोले शेड्यूल मतलब एक्ट या रेगुलेशन का शेड्यूल। शेड्यूल शैल मीन अ शेड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स। सेक्शन आप सबको पता है, किसी भी एक्ट या रेगुलेशन का सेक्शन, सेक्शन 2, सेक्शन 4। सेक्शन शैल मीन अ सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स। ये तो आप चाहो तो एग्जाम में तो बिल्कुल ही छोड़ सकते हो। सब सेक्शन सेक्शन का होता है। Subsection shall mean a subsection of section in which the word occurs. ये बेटा अपनी सारी डेफिनेशंस है, ये बेटा अपनी सारी डेफिनेशंस है। अब इन डेफिनेशंस के अंदर स्टूडेंट हमारी सिर्फ एक डेफिनेशन बच गई है, या दो मान लो क्योंकि उससे रिलेटेड एक डेफिनेशन और है, और ये हमारी बच गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कल मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और एक डेफिनेशन और जो हमारी बची है वो पढ़ाऊंगा, एंड आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर, एंड फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। आज का होमवर्क लिख लीजिए प्लीज। मई 2018 अटेम्प्ट का क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये आपका होमवर्क है। एक नवंबर 18 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ये कल दिया थोड़ी था नवंबर 18 अटेम्प्ट? दे दिया था। तो ठीक है, नवंबर 18 अटेम्प्ट मैंने कल दे ही दिया है। मई 19 दिया था, नहीं दिया था? दिया था। तो मई 19 भी दे दिया है, बात खत्म हो गई। नवंबर 19 तो मैंने आज ही पढ़ाया, आज आप लोगों को। ये होमवर्क है, कर लेना, मैंने पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, पढ़ते ही आ जाएगा आपको 1 मिनट में। ये आप कर लीजिएगा।